नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स भी हम लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ किशोर नारने हैं, मोतीलाल ओसवाल, वंदना भारती हैं, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ से, दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, और अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटीज़ से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में लोअर लेवल से देखें तो हल्की रिकवरी यहां पर दिखी है। क्या आज दिन तेजी का है क्या सोमानी जी? विश्वमोहन जी, यूएस रिसेशन फियर्स, मिडिल ईस्ट टेंशन, जापान में जो चल रहा है वहां पर ब्लडबाथ चल रही है, ये सारा जो मार्केट है ये एमसीएक्स के मार्केट पर एक बेहद प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि गोल्ड एक रेंज में फंसा हुआ है। इतने सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद भी इसमें कोई प्रीमियम ऐड नहीं हो रहा है। डाउन साइड 69,500, अप साइड 7400, ये दायरा मेंटेन रख रहा है। मेरे हिसाब से अभी जो वेरी क्रूशियल सपोर्ट या जो एक बेहद डिमांड जोन है वो 69,600 का लेवल है। अराउंड 69,800, 69,820 ये बाय किया जा सकता है। 70,150 अपसाइड इसमें टारगेट देखा जा सकता है, लेकिन ये 69,600 का स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी है। अमित जी क्या सोचते हैं गोल्ड की चाल को? लोअर लेवल से देखे, जब शुरुआती कारोबार में भाव 68,750 के आसपास था, वहां से थोड़ी रिकवरी आई थी, ग्रीन जोन में भी गया था, फिर से 100 रुपए नीचे आ गया है। क्या लग रहा है आज रिकवरी लौटेगी क्या गोल्ड की? अमित जी। मेरे से सवाल है। जी जी। हाँ जी, गोल्ड में देखा जाए तो एक बेस फॉर्मेशन अभी चार्ट पे हो रहा है। भाव अभी 68,800, 900 के आसपास है। लेवल के हिसाब से देखा जाए तो बाय का ट्रेड ही रहेगा। 68,800 के आसपास बाय का ट्रेड अक्टूबर वाला गोल्ड में करना चाहिए। ऊपर में लगता है 69,400 तक के टारगेट जो है आज या कल तक के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। मार्केट काफी वॉलेटाइल है, तो 68,500 रुपए का स्टॉप लॉस जो है ट्रेडर्स को मेंटेन करना चाहिए। चांदी रिकवरी की कोशिश हुई थी, लेकिन फिर से गिर गया है। फिर से डे लो पे ही है चांदी, 79,400 के आसपास है, 200 रुपए नीचे है। क्या करना चाहिए अमित जी? सिल्वर में देखा जाए तो जो कोरोना टाइम का हाई था 78,000 के आसपास, उसका सपोर्ट बार बार अभी मार्केट ले रहा है। कल भी जैसे 78,200, 300 के आसपास का लो बनाया था, और 2 और 3 बॉटम जो है इसने इसके आसपास ही बनाए हैं। जब तक प्राइसेस 78,000 के ऊपर है तब तक ट्रेडर्स को बाय एंड डिप्स के स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। लेवल के हिसाब से देखा जाए तो अभी भाव 79,400 का है, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। इंट्राडे के लिहाज से मैं ट्रेड दे रहा हूँ। 81,000 तक के टारगेट इसमें रखें और 78,700 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलें। जो पोजिशनल ट्रेडर है वो 78,000 तक का एक वेट कर सकते हैं। 78,000 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल ट्रेड भी यहाँ पे लिया जा सकता है। तो आपको लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में खरीदारी करके ही जाए? वंदना जी आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर क्या करें आज? दोनों तरफ का मूव दिखा रहा है विश्वमोहन जी, और मुझे लग रहा है कि अब मार्केट ऐसी हो गई है कि बाय और सेल दोनों अपॉर्चुनिटी दे रही है, और स्टॉप लॉस जाने का भी इसमें चांसेस बहुत है। फिलहाल मुझे लग रहा है यहाँ पे कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए यहाँ पे, और करेक्शन पे बाइंग करनी चाहिए। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ग्रीन जोन में था, लेकिन अब यहाँ पे करेक्शन है, तो यहाँ सेल करना चाहिए 68,900 के करीब। जो टारगेट होगा वो 68,500 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे 69,050 का। साथ में मुझे सिल्वर में लग रहा है कि सिल्वर में भी एक करेक्शन फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है, तो 79,550 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन है, और यहाँ पे टारगेट है करीब करीब यहाँ पे 79,000 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 79,700। और देखा जाए तो डेली पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन वीकली पे लग रहा है कि एक फॉल यहाँ पे आ सकता है। आप किशोर सर क्या मानते हैं, गोल्ड और सिल्वर की चाल क्यों अब कमजोर दिख रहा है? ज्यादातर फैक्टर्स हालांकि सपोर्टिव है, कब से चलेगा? सोना कम से कम तो चलना चाहिए था। मॉर्निंग विश्वमोहन, आई थिंक जो रेट एक्सपेक्टेशन, जो रेट कट एक्सपेक्टेशन का जो नीजर रिएक्शन हम लोग ने देखा है, उसके बाद थोड़ा सा डॉलर मजबूत होने लग गया, और उसके हिसाब से ही थोड़ा बहुत आपको गोल्ड सिल्वर में करेक्शन, और मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज में, बिकॉज डॉलर जब मजबूत होता है तो जनरली कमोडिटीज लोअर चलते हैं, तो उसका ज्यादा है। एंड मुझे ये शॉर्ट टर्म में, जैसा वंदना ने बोला है कि ये शॉर्ट टर्म थोड़ा करेक्टिव फेज है। सो गोल्ड में इवन एट करंट लेवल थोड़ा सा इसमें बिकॉली करके चलना चाहिए। अक्टूबर वाइदा अराउंड 69,000 के आसपास इसमें बिकॉली कर सकते हैं। 68,600 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है, और 69,300, 350 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बट सिल्वर में भी आई थिंक आपको 78,500, 78,400 तक भी आपको गिरावट देख सकते हैं। बट मैं अगेन दोहराना चाहता हूँ, ये शॉर्ट टर्म करेक्टिव फेज है।
लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर रेट कट्स अगर ज़्यादा तेजी से होता है, जो मार्केट अभी न्यूली प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट्स का कट्स हो सकता है, कि उस मामले में उस टाइम पे ये रैली वापस सुधर जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है और 1-2 दिन और ये करेक्टिव डाउनसाइड चल सकता है। में भी आप यही मानते हैं कि यहाँ पर भी तेजी से रिकवरी आएगी या चांदी उतनी तेजी से रिकवर नहीं करेगी, किशोर सर? चांदी तेजी से रिकवर करेगा, बट आई थिंक चांदी का जो वैल्यू बाइंग आप बोले, अगर किसी को अगर थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहता है तो प्रॉब्ली 75-76,000 के जो लेवल्स है वो थोड़ा कंफर्टेबल लेवल्स है। यहाँ से देन क्या है कि चांदी में जैसा आपको भी पता है कि इसका वॉलेटिलिटी ज्यादा रहता है, आपको 68-67,000 का आपका डाउनसाइड का जो रिस्क है वो देखने के लिए आप राजी होना चाहिए अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर है। बट अगेन अपसाइड अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो पहले का व्यू था कि 1 लाख रुपए के ऊपर जाएगा सिल्वर, वो अभी भी बरकरार है और वो कंटिन्यू कर रहे हैं। बट शॉर्ट टर्म नॉइस ज्यादा रहेगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है और सिल्वर खास करके वॉलेटाइल ज्यादा रहता है, तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है। वो उसका आप ध्यान में रखते हुए सिल्वर में ट्रेड करना चाहिए। आप सिल्वर को लेकर आपका नजरिया क्या है दिनेश जी? विष्णु जी, पहले तो मैंने गोल्ड के लेवल थोड़े कुछ गलत बता दिए। इसमें फास्ट मूव हो रहे हैं कि मैंने 69,000 का लेवल दिया था, वो 68,820 का बाइंग लेवल है और अपसाइड है 69,350 तक मुझे लगता है, और डाउनसाइड 68,900 68,600 की स्टॉप लॉस लगती है। और अगर मैं सिल्वर की बात कहूं तो पिछले 2 दिनों में अगर हम देखते हैं तो 84,000 से गिरकर ये 78,300 का इसने लो बनाया था। ऑलमोस्ट 4,500 रुपए की मंदी की है और वहां से ये थोड़ा सा रिकवरी फेज में है। और जैसे कि किशोर सर ने कहा कि कंसोलिडेशन फेज रहेगा, एक बिग फॉल के बाद में 2 या 3 दिन ये कंसोलिडेट करेगा। और इंट्राडे के लिहाज से अगर मैं कहूं तो अभी 78,300 ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है। 79,100 150 के अराउंड इंट्राडे में बाय किया जा सकता है। 80,200 का अपसाइड टारगेट इसमें देखा जा सकता है और 78,700 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ इस बात का ध्यान रखें, जैसे किशोर सर भी कह रहे थे, शॉर्ट टर्म करेक्टिव फेज है, ये फेज दूर होगा तो फिर से अच्छी रिकवरी दिखेगी, तो उसका आप इंतजार करें, फिर मौके पे आप एंट्री करें और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी राय लें। कच्चे तेल की चाल देखते हैं तो आज यहाँ भी हल्की तेजी दिख रही है, लेकिन यूएस में क्रूड स्टॉक बढ़े हैं 5 हफ्ते में पहली बार। किस तरह की चाल क्रूड की दिख रही है? लेकिन चाइना का इंपोर्ट 2 साल में सबसे कम हुआ है जुलाई में। कौन सी खबरें ज्यादा यहां पर हावी रहेगी? किस तरह की चाल क्रूड पर ज्यादा दिखेगी आगे, किशोर सर? आई थिंक यहाँ पे डिमांड रिलेटेड कंसर्न्स अभी भी है। चाइना का जो इकोनॉमी फर्दर वीक होते जा रहा है, नंबर्स आर पैथेटिक नंबर्स हम देखने के लिए मिल रहे हैं। अगेन आप जो जियोपॉलिटिक्स है जो एक सपोर्ट फैक्टर बन के रहता है कि वहां पे भी जो बीच में एस्केलेशन का जो थोड़ा बहुत जो रिस्क प्रीमियम ऐड हुआ था आफ्टर हमास लीडर हैज बीन किल्ड, बट वो भी कुछ ज्यादा ट्रांसलेट नहीं हुआ है। सो प्राइसेस कूल ऑफ हो रहे हैं बिकॉज ये सारी चीजें एक्चुअली प्ले आउट नहीं हो रहा है एंड डिमांड तो कमजोर है ही है। चाइना का जो वीकर नंबर तो लगातार आ ही रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इसमें विकॉली करके चलना चाहिए। अगस्त वाइदा 6200 के आसपास सेलिंग का प्रेफरेबल लेवल है। 6280 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं एंड 6080 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। जी, आपकी राय क्रूड पर और नेचुरल गैस दोनों पर? मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म यहाँ पे बाउंस है और बहुत मैनिपुलेटिव पावरफुल कमोडिटी है और बीच बीच में पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे आते हैं। ईआई ने अभी बोला कि यहाँ पे डिमांड बढ़ने वाला है, जो कि ईआई हमेशा बोलता था कि डिमांड कम रहेगा। तो इस मैनिपुलेशन से भी ये कमोडिटी बहुत प्रभावित होती है। अभी शॉर्ट टर्म बाउंस है, 6180 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 6825 का टारगेट होगा, 6225 का स्टॉप लॉस लगाना होगा कि 6160 का। मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग, बहुत ज्यादा ऊपर की नहीं लेकिन आ सकती है। लोअर लेवल बाइंग 171 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 179 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 168 का। किसी को पोजिशनल बाई भी यहाँ पे करनी है तो 160 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे 185 के टारगेट के लिए बाइंग किया जा सकता है नेचुरल गैस में। 185 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह है। दिनेश जी, आपकी राय क्रूड पर और नेचुरल गैस पर? जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्रूड में कोई प्रीमियम ऐड नहीं कर पा रहा है। हम देख रहे हैं प्राइसेस अभी भी 6200 के नीचे निरंतर ट्रेड कर रहे हैं। कोई एक स्टेटमेंट से अगर पुल बैक रैली से आती है 6250 6255 के आसपास हमें क्रूड मिलता है तो मुझे लगता है कि एक
बेहतरीन अच्छा अवसर रहेगा, वहां पे शॉर्ट टर्म सेलिंग की जा सकती है। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 6080 के लेवल से दोबारा दिखा सकता है, जहां से कल से रिवर्स हुआ था। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करे, प्राइस ऊपर जाए तो वहां पर सेल करे। 6315 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। अमित जी, आपकी राय? क्रूड ऑयल में जैसा कि मैं चार्ट देख पा रहा हूँ, 7050 के आसपास से इसमें गिरावट स्टार्ट हुई थी और लगभग 6000 के आसपास के लो इसने बनाए हैं। वहां से एक छोटा सा बाउंस बैक आ रहा है। बेस क्रिएशन मेरे को लग रहा है चार्ट पे अभी हो रहा है, तो मैं बाय साइड में जाऊंगा। क्रूड ऑयल फ्यूचर में 6160 के आसपास खरीदारी करें। 6100 रुपए का स्टॉप लगाकर 6250 तक के टारगेट जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करना चाहें वो 6100 की कॉल ऑप्शन 180 के आसपास खरीदें। 140 का स्टॉप लॉस लगाकर 240 तक के टारगेट जो है इसमें भी रखे जा सकते हैं। चलिए बेस मेटल्स की चाल देखते हैं। बेस मेटल्स में आज फिर से बिकवाली का ही रुख है, सभी काउंटर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। कॉपर में करीब करीब 1% की गिरावट है, 776 रुपए के आसपास कॉपर है। एल्युमिनियम को देखें 212 रुपए 35 पैसे पे, 0.5% कमजोर ये भी है। जिंक और लेड यहां पर भी आधे से 1% तक की गिरावट दिख रही है। किशोर सर बताइए, मेटल्स की चाल कैसी दिख रही है आपको? इस कमजोरी के बाद मौके हैं क्या खरीदारी के, या और वेट करना चाहिए नीचे? नहीं शोन, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा और वीकनेस आ सकता है। अगेन थोड़ा बहुत फेरस साइड थोड़ा बेटर है चाइनीज डेटा जो फेरस मेटल्स पे, और नॉन फेरस में एक्चुअली अभी भी कमजोर है। जुलाई में भी आप देखें तो कॉपर का इंपोर्ट्स डिक्लाइन दिखा रहे हैं, और ओवरऑल कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट भी काफी हद तक कम हो चुका है। सो मेरे हिसाब से इसमें वीकनेस कंटिन्यू रहना चाहिए। कॉपर अगर खास करके अगस्त फायदा 777 के आसपास इसमें बिकवाली करके चल सकता है। 780 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, एंड 772 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। 772 तक का टारगेट के लिए आपको यहां पर सेल करने की सलाह है। आप बताइए दिनेश जी, आपकी राय मेटल्स में टॉप ट्रेड क्या है आज के लिए? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, 766 का पहला दिन लो बना था, कल 769 का लो बनाया। मुझे लगता है कि लो थोड़े हायर बन रहे हैं, अराउंड 7450 75 77450 775। मुझे लगता है कि थोड़ा दोबारा एक रैली बन सकती है, यहाँ से बाइंग बन सकती है। 783 अपसाइड लगता है मुझे, और डाउनसाइड मुझे लगता है कि 769 जो कल का लो है उसका स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। एक बड़े फॉल के बाद में अगर हम हायर साइड से देखते हैं तो 945 का जो हाई बना था वहां से करीब करीब 180 रुपया नीचे ये ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी शॉर्ट टर्म पुल बैक रैली आ सकती है और एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज बन सकता है कॉपर में। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे लगता है यहाँ एक बार बाइंग बन सकती है। आप बताइए वंदना जी, आपकी राय बेस मेटल्स पर? मुझे लग रहा है कि कंपैरेटिवली ये फंडामेंटल्स के साथ चल रहा है काउंटर, और स्टेबल है एज कंपेयर टू एनर्जी एंड गोल्ड सिल्वर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक करेक्शन करना चाहूंगी। 775 के करीब यहाँ पे सेलिंग है कॉपर में। 768 का टारगेट है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब करीब 777 का। और मुझे लग रहा है इसके साथ जिंक में भी थोड़ी सी गिरावट जो है वो अभी और यहाँ पे आनी चाहिए। तो 245.5 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 242 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस करीब करीब लगाना होगा 246 रुपीज का। और धीरे धीरे यहाँ पे 242 241 तक का भी लेवल यहाँ पे हम जिंक में आता हुआ देख सकते हैं। तो ये सलाह है आपकी तरफ से बेस मेटल्स को लेकर। आपको लग रहा है कि थोड़ी गिरावट यहाँ पर आ सकती है। हालांकि जो किशोर सर थे उनके भी टारगेट बहुत छोटे हैं, 772, और जो बाकी एक्सपर्ट्स है उसी आसपास में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो अब दोनों में से जो भी व्यू आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। अमित जी, आपको क्या पसंद है पूरे बेस मेटल्स पैक में? नंबर पर मैं कॉपर रखूंगा। बेस फॉर्मेशन हो रहा है, एक रिकवरी मेरे को चार्ट पे दिखाई दे रही है। लेवल के हिसाब से देखा जाए तो 776 के आसपास इंट्राडे के लिहाज से बाय कर सकते हैं। 772 का ऐसे लगाकर 784 तक के टारगेट रख सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो पोजिशनल मेरे को लगता है यहाँ से अगर कल का लो होल्ड करता है 769, जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं, तो वहां से अगर रिकवरी देती है 769 का लेवल अगर होल्ड करता है तो 820 तक के टारगेट भी कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस ठीक है क्या, कि स्टॉप लॉस उसके नीचे का रखना चाहिए? अमित जी, 772 का आपने स्टॉप लॉस दिया है। 772 के नीचे का स्टॉप लॉस है। जो पोजिशनल ट्रेड बनाते हैं उनका 769 के नीचे का। ठीक है, तो अब दोनों आपकी कॉल है बाइंग करने की। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। तेजी दिखी थी, लेकिन आज देखिए फिर से यहाँ पर दबाव दिख रहा है। कल 1.5% तक ग्वारगम चढ़ा था और आज 0.5% नीचे है, 10,400 के नीचे। क्या अमित जी, क्या रिपोर्ट है राजस्थान की? ओवरऑल देखा जाए तो मौसम काफी अच्छा रहा है। बीच में जो है थोड़ा लास्ट मंथ देखे तो कमजोर था, लेकिन ये जो रिसेंट में बारिशें हुई हैं वो काफी अच्छी बारिशें हुई हैं। ग्वालियर में भी अच्छी जो है बिजाई की खबरें अभी आ रही हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो चार्ट के हिसाब से भी थोड़ा सा नेगेटिविटी बनी हुई है। लेवल के हिसाब से देखा जाए तो 5380 5400 की रेंज में सितंबर का ग्वार बिकवाली की जा सकती है। 5450 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में 5250 तक के टारगेट
ग्वार शीट में देखने को मिल सकता है। जी, आप क्या मानते हैं ग्वार में? ग्वार को लेकर आपकी रिपोर्ट क्या है ग्राउंड की, और टेक्निकली कैसा दिख रहा है आपको अब? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, जो दायरा है रेंज बाउंड एक्टिविटी जो पहले से चलती आई थी, एक दायरे के बाहर निकला था अचानक सा जब बरसातें नहीं थी, और जो ढेर सारी बरसातें आ गई उसमें बरसात का पूरा जो असर है ग्वार में हमें देखने मिला है। ऊपर में जो दोबारा ये 5700 के आसपास गई थी, वहां से दोबारा गिर गिर 5350 के आसपास आ गई, फिर दायरा वही बन गया है 5340-50 के आसपास बाइंग बन सकती है, 5420-30 ऊपर जा सकता है ये, और डाउन साइड 5300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। विश्वमोहन जी, एक बात मैं यहाँ और बताना चाहता हूँ कि इनमें वॉल्यूम्स बेहद कम है सारी की सारी एग्री कमोडिटीज में, और पहले 1 या 2 मिनट में ये जो भाव छप जाते हैं ये बड़े धोखादायक है, और ये दिक्कत वाली बात है। अनलेस एंड अनटिल इसमें वॉल्यूम उभर कर आएगा, मुझे लगता है एग्री के लिए बड़ा संकट का समय चल रहा है। वॉल्यूम्स उभर कर आ तो टेक्निकल बहुत ज्यादा अच्छी से इसमें काम कर पाए। बिल्कुल, काम करना मुश्किल हो जाता है जब इतनी कम लिक्विडिटी हो। वरना जी, इस पर आप भी अपना व्यू दे, वॉल्यूम काफी कम है, ऐसे में कैसे कोई कारोबार करेगा, और ग्वार पर आपकी राय क्या बन रही है? ग्वार पे अगर राय देखी जाए विश्वमोहन जी, तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम है, एक्सपोर्ट यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है, इसके बावजूद हम लोगों ने यहाँ पे एक रिएक्शंस मार्केट में नहीं आता हुआ देखा है। और मॉनसून पे हमेशा ये कमोडिटी रिएक्ट करते हैं, ये हमें पता है, प्रॉक्सी वेदर की तरह काम करती है। लेकिन जब इसमें डाउनफॉल आता है तो वो बहुत शार्प आता है, और वॉल्यूम कम होने की वजह से मार्केट जो है वो थोड़ी यहाँ पे मैनिपुलेटिव हो जाती है, और टेक्निकल चार्ट्स में भी यहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव आता हुआ हम देख सकते हैं। तो ना तो फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है वॉल्यूम कम होने की वजह से, ना टेक्निकली यहाँ पे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन आता है। तो वॉल्यूम कम होना सही बात है कि एक बहुत बड़ा मुश्किल है। और अदर कमोडिटीज में भी आप देखें, सीसन सीड है या अदर कमोडिटीज है, वहां पे भी एक निष्कर्ष पे आना कि यहाँ पे टेक्निकल या फंडामेंटल्स क्या लग रहा है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम इंक्रीज करने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसको एनकरेज करना चाहिए। मसालों में भी आज दबाव भी दिख रहा है, हल्की नरमी जीरे में, हल्दी बिल्कुल सपाट, और धनिया में तो लगातार नरमी का ही रुख है। आज भी 1% नीचे है। सुबह भी बातचीत हो रही थी तो भाविक पटेल थे, वो कह रहे थे कि 6950 के नीचे भी जा सकता है, और देखिए 6950 के नीचे अब आ चुका है धनिया का वायदा। दिनेश जी, अब क्या लग रहा है इन तीनों मसालों में कहाँ ज्यादा नरमी है, कहाँ तेजी की उम्मीद करें? स्पेशली अगर धनिया और जीरे की बात कहूं मैं, तो ये नरमी इसमें बरकरार है। जो अपसाइड जो चले गए थे वहां से ये दोबारा उन्होंने लेवल छुआ ही नहीं है। 70 to 100 के नीचे भी अगर ये ट्रेड करा धनिया, तो मुझे लगता है और भी 6850 के नीचे जाने की इसकी पूरी संभावना बनती है। वहीं अगर मैं जीरे की बात कहूं तो लगता है कि अराउंड 27,000 ये हाईएस्ट टू हाईएस्ट लगता है, जहां पर इसमें दोबारा बिकवाली बन सकती है। डाउन साइड मुझे 25,200 के लेवल सकते हैं। यह दायरा मुझे आने वाले 1 या 1.5 महीने में लगता है कि इसी दायरे में, इसी दरमियान मार्केट ट्रेड करेगा। कल दोपहर तक का वॉल्यूम मैं देख रहा था, जीरे के दोनों कॉन्ट्रैक्ट में 200-200 टन का ही काम था, और महज 4,000 मेट्रिक टन का इसमें ओपन इंटरेस्ट था। तो इसीलिए इसमें प्रेडिक्ट करना सर बहुत दिक्कत जाती है। बट एक रेंज बाउंड एक्टिविटी लगती है, चार्ट में जितना भी समझ में आता है 25,200 से 27,000 का दायरा समझ आता है। ओके, अमित जी, आपकी राय जीरा और टीएमसी पर? हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रहेगी 27,000 के आसपास, जैसा कि दिनेश जी ने बताया, बिकवाली करके चलना चाहिए। ऊपर में 28,000 का ऐसे लगाकर नीचे में शॉर्ट टर्म में 25,000 तक के टारगेट जो है जीरे में देखने को मिल सकते हैं। करंट वायदे की मैं बात कर रहा हूँ, सेम करंट वायदा टीएमसी 16,000 के आसपास बिकवाली करें, 16,500 का स्टॉप लॉस लगाएं, और नीचे में 15,200 तक के टारगेट टीएमसी में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल बिकवाली का ही ट्रेड में। ओके, यानी जीरा और हल्दी दोनों बेचने की सलाह आपकी तरफ से। वन्ना जी, आ रहा है मसालों पर? मुझे टर्मरिक में लग रहा है कि थोड़ा सा क्लियर सेल है यहाँ पे, तो टर्मरिक में सेलिंग करनी चाहिए। 15,785 के करीब एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 15,400 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 15,900 का। इसके साथ ये भी कहना चाहूंगी कि पोजिशनल ट्रेड का भी मौका आने वाला, क्योंकि 15,000 ऐसा स्तर है जहां से लगातार फिर से बाइंग वापस आती है। तो पोजिशनल ट्रेड का भी एक मौका आपको आने वाले समय में यहाँ पे निवेशकों को मिल सकता है। ओके, तो ये मसालों पर और ग्वार पर आपने व्यू जान लिया है। अब बात कर लेते हैं बासमती को लेकर। यूपी में बासमती धान की जो बिक्री किसान कर रहे हैं वो 2200 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर ही कर रहे हैं, जबकि पिछले साल उन्हें 3,000 से 3,200 रुपए तक भाव मिल रहे थे। ये भाव कम मिलने की बड़ी वजह यह है कि जो मॉइस्चर का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है, 15% से ज़्यादा उस पैडी में मॉइस्चर है। इस वजह से जो खरीदार है वो ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। यूपी का पूसा बासमती जो क्वालिटी है 1509 सबसे पहले बाजार में आ जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन का ये क्रॉप होता है और ये जल्दी बाजार में आ जाता है, पंजाब हरियाणा के पहले आता है। तो यहाँ पर प्रीमियम की बजाय इनको उल्टे कम भाव मिल रहे हैं, और कम भाव पर खरीद से क्या एक्सपोर्टर्स को इसका फ़ायदा वाला? हालांकि एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन वाले
कहीं इंगेज थे, शाम में उनकी राय लेकर आएंगे। वंदना जी, आप भी फार्मिंग बेल्ट से आते हैं, फार्मर्स फैमिली से भी रही हैं, क्या लग रहा है आपको किसानों के लिए बड़ा नुकसान ये हो सकता है? विश्वमंजी, और मैंने हमेशा एक चीज यहाँ पे कही है कि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड पे, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी हो, एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटाने बढ़ाने से, उसको छेड़छाड़ करने से अच्छा है कि इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी को आप छेड़छाड़ ना करें। और यहाँ पे स्ट्रैटेजिक रिजर्व आप क्रिएट कर सकते हैं जब भी आपको यहाँ पे लग रहा है कि सस्ता दाम है और अब एक लेवल से नीचे आप यहाँ पे किसान से भी नहीं खरीद सकते हैं, फिर यहाँ पे उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा अगले साल यहाँ पे बेहतर प्रोडक्शन का। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट करना चाहिए, हायर प्राइस पे यहाँ पे गवर्नमेंट को स्ट्रैटेजिक रिजर्व को रिलीज करना चाहिए चाइना की तरह। और जब प्राइस मिले या थोड़ा सा ऊपर रहे, जब फार्मर्स के लिए भी प्रॉफिटेबल है, तो वहां पे उन्हें बाइंग करनी चाहिए और ये एमएसपी तक यहाँ पे सीमित नहीं रहना चाहिए। और एमएसपी भी जो है ये काफी कम स्टेट तक सीमित है, तो इसका दायरा जो है वो यहाँ पे बढ़ाना होगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से भी किसान यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और बता दें कि बासमती एक्सपोर्ट इस करेंट फाइनेंशियल ईयर के पहले 2 महीने में 16% ज़्यादा रहा है, $950 प्रति टन का, जबकि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा हुआ है। उसके बाद भी 16% ज़्यादा एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए इसी नोट के साथ मुनाफे की मंडे को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।